जो लोग इस संकट की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं और जिनके लिए धर्म जीवन और मृत्यु से भी बढ़कर है, उन्हें आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की कुछ तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। हम आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क की कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस ने इस चमकते दमकते शहर न्यूयॉर्क को एक कब्रिस्तान में बदल दिया है। इन तस्वीरों को आप देखिए ध्यान से। एक बड़ी कब्र में शवों को एक साथ दफनाया जा रहा है। ये सब वो लोग हैं जिनकी कोरोना वायरस से मौत हुई है। न्यूयॉर्क सिटी के शवगृहों में अब शव रखने की जगह नहीं बची है। शवों को वहीं पास के हार्ट आइलैंड में दफनाया जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिनकी मौत के बाद उनके परिवार इनके शव को लेने के लिए भी नहीं आए। इससे ज्यादा दुखद अंत कोई और हो नहीं सकता जब परिवार भी शव लेने के लिए ना आए, क्योंकि अब तो यह भी कहा जा रहा है कि शव भी संक्रमित है, इसलिए उसे परिवार को भी नहीं सौंपा जा सकता। न्यूयॉर्क के हार्ट आइलैंड में पिछले 150 वर्षों से ऐसे लोगों के शव दफनाए जाते हैं जो लोग बेनाम थे, जिनका कोई परिवार नहीं था। लेकिन कोरोना वायरस से मारे गए लोगों के परिवार भी अब सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन्हें दफनाने के लिए हार्ट आइलैंड में एक बड़ी कब्र बनाई गई है। इस सामूहिक कब्र में हर 3 दिन में औसतन 25 शव दफनाए जा रहे हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की तस्वीरें हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि यह दुनिया के सबसे चमकते दमकते शहर न्यूयॉर्क की तस्वीर है। यह उस शहर की तस्वीर है जहां एक औसत घर का किराया ही 3 लाख रुपए से शुरू होता है, जहां एक मकान की औसतन कीमत ही 10 करोड़ रुपए है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में न्यूयॉर्क का नाम लिया जाता है, लेकिन इस महंगे शहर में अब मौत बहुत सस्ती है। दुनिया भर के लोग इस शहर में रहने के सपने देखते हैं। हमारे देश में भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये सपना देखते हैं कि एक दिन अमेरिका में रहेंगे, न्यूयॉर्क में जाकर रहेंगे। ये बात कोरोना वायरस के आंकड़ों से आपको पता चल जाएगी। दुनिया में अकेले इसी शहर यानी न्यूयॉर्क में ही संक्रमण के इतने मामले आ चुके हैं जितने मामले दुनिया के किसी और देश में नहीं है। न्यूयॉर्क में अब अकेले न्यूयॉर्क में 1,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे अमेरिका में 16,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 21,000 से ज्यादा फ्यूनरल होम्स यानी शमशान गृह हैं और इन फ्यूनरल होम्स में अंतिम संस्कार के लिए अब अर्जियों की बाढ़ आ गई है, एप्लीकेशंस की बाढ़ आ गई है। न्यूयॉर्क के फ्यूनरल होम्स दिन रात काम कर रहे हैं। संक्रमण फैलने के डर से जैसे तैसे किसी तरीके से अंतिम संस्कार हो पा रहे हैं और अंतिम संस्कार तक शवों को सुरक्षित रखने के लिए अस्पताल बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस से पूरा अमेरिका बुरे हाल में है। हम आपको अमेरिका के सैन एंटोनियो की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहां एक फूड बैंक से खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक सैकड़ों कारें लाइन में खड़ी हैं। जिसका नंबर आता है वो अपनी कार आगे बढ़ाता है और खाने के पैकेट लेकर आगे चला जाता है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका में इस तरह से खाने पीने की चीजों की तत्कालिक जरूरत बढ़ रही है। फूड बैंक्स पर दबाव आ गया है कि कैसे वो लोगों की मदद करें। अमेरिका में इस तरह का संकट इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये अमेरिका का हाल है। ये सारे लोग इसलिए लाइन में खड़े हैं कि इन्हें खाना चाहिए। इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जब कोई देश किसी महामारी को हरा देता है तो वहां जीवन के नए रंग दिखाई देने लगते हैं और जब कोई देश महामारी का शिकार होता है तो उसके शहरों में मातम छा जाता है। और ऐसा ही इन दिनों चीन और अमेरिका में हो रहा है। 2 तस्वीर आप देखिए। चीन से शुरू हुआ वायरस अब अमेरिका में हजारों लोगों की जान ले रहा है, जबकि चीन में जिंदगी वापस लौटने लगी है। यानी चीन जीवन का जश्न मना रहा है और अमेरिका मृत्यु का शोक मना रहा है। दुनिया के 2 महाशक्तियां, दोनों की आप तस्वीर देखिए। एक महाशक्ति में अब सब कुछ पहले की तरह लौट रहा है। हवाई अड्डे चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन चल रहे हैं, बाजार खुल गए हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और दूसरा देश ऐसा है यानी अमेरिका, जहां मृत्यु का शोक छाया हुआ है चारों तरफ। चीन में वुहान में अभी हमने आपको कुछ दिन पहले तस्वीर दिखाई थी, कैसे वुहान शहर में यह लाइटिंग की गई थी। देखिए वुहान शहर कैसे जगमगा रहा है। यह है चीन
और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यह है अमेरिका। आप इसे चीन की लापरवाही कहिए या साजिश कहिए, लेकिन सच यह है, एक देश की वजह से आज पूरी दुनिया जीवन और मृत्यु के एक ऐसे चक्र में फंस गई है जिससे बाहर निकलने की कोई सूरत फिलहाल दिखाई नहीं देती। इसलिए बार बार हम आपको कहते हैं, इन तस्वीरों से कुछ सीखिए और इस संकट को गंभीरता से लेना शुरू कीजिए। लेकिन इसके लिए चीन को क्या सजा दी जाए? पूरी दुनिया इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, लेकिन क्या चीन को सबक सिखाने के लिए दुनिया को उसके साथ इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग तो है, लेकिन अब इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग का समय आ गया है। यानी क्या दुनिया को चीन का आर्थिक बहिष्कार शुरू कर देना चाहिए? दुनिया के दो बड़े देशों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जापान और अमेरिका। अब चीन को उसकी सजा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस हफ्ते मंगलवार को जापान ने एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यह आर्थिक पैकेज 75 लाख करोड़ रुपए का है। यह जापान की कुल जीडीपी का 20% है। कहा जा रहा है कि शिंजो आबे ने इतने बड़े पैकेज के ऐलान के जरिए चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि इस राहत पैकेज के जरिए जापान अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों को चीन से वापस बुलाना चाहता है। जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करेंगी, उन्हें सरकार इस इकोनॉमिक पैकेज के तहत आर्थिक मदद देगी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जापान वापस आ जाएंगी, उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए, और जो कंपनियां चीन छोड़कर किसी और देश में जाएंगी, उनके लिए 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। जापान ने अपनी कंपनियों को साफ साफ इशारा कर दिया है कि वो चीन को छोड़कर किसी भी देश में चली जाएं, लेकिन चीन से काम ना करें। चीन से अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का पलायन भी अब शुरू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से कई बड़ी कंपनियां अब चीन छोड़ने पर मजबूर हैं। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध भी चल रहा है, और यही वजह है कि पिछले वर्ष अमेरिका की करीब 50 कंपनियों ने चीन से बाहर जाने का फैसला किया था, और इस साल तो चीन छोड़ने वाली अमेरिकी कंपनियों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। एक मशहूर कंसल्टिंग फर्म केरनी के मुताबिक चीन के प्रति अब दुनिया भर की कंपनियों का रवैया धीरे धीरे बदल रहा है। अब ये तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज चाहती हैं कि वो दुनिया के अलग अलग देशों में कारोबार करें, व्यापार करें और वहां अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि चीन पर उनकी निर्भरता कम हो सके। दरअसल चीन पिछले कई दशकों से दुनिया भर की फैक्ट्री बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। आपके जीवन से जुड़ी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें चीन से ही आती हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जब चीन में उत्पादन ठप हुआ, तो पूरी दुनिया को यह समझ आ गया कि चीन पर निर्भर रहने का अर्थ है अपनी जरूरतों से समझौता करना। दुनिया के करीब 400 करोड़ लोग इस समय लॉकडाउन में हैं, और अगर ऐसे में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चीन से माल खरीद ही नहीं पाएंगी, तो इन 400 करोड़ लोगों तक उनकी जरूरत का सामान कैसे पहुंचेगा? इसलिए दुनिया के तमाम बड़े देश अब चीन पर अपनी निर्भरता कम या फिर पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, और इसकी शुरुआत जापान और अमेरिका ने कर दी है। अब सवाल यह है, अगर ये तमाम कंपनियां चीन को छोड़ देंगी, तो इससे दुनिया के किन देशों को फायदा होगा, और चीन के मुकाबले कौन से देश नया विकल्प बन सकते हैं? चीन को छोड़ तो दें, लेकिन उसका विकल्प क्या है? दुनिया में फिलहाल 5 ऐसे देश हैं जो चीन की जगह ले सकते हैं, जिसमें पहला नाम है आपके अपने देश भारत का। भारत चीन के पैमाने पर ही लेबर फोर्स मुहैया करा सकता है, क्योंकि भारत में लेबर फोर्स बहुत बड़ी है। आबादी के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, और चीन की ही तरह भारत में लेबर यानी श्रम बहुत सस्ता है। दूसरे नंबर पर वियतनाम आता है, जो कोरोना वायरस के संकट से पहले भी अमेरिका को करीब 5000 तरह के उत्पाद बेच रहा था, और आगे उसका अमेरिका के साथ व्यापार और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया को भी इससे काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि इन देशों की आबादी भी अच्छी खासी है, और इन देशों में लेबर कॉस्ट काफी कम है, यानी जो श्रम है वो बहुत सस्ता है। फिलहाल चीन पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। आपके मोबाइल फोन से लेकर दिवाली पर लगाई जाने वाली लाइटें तक चीन में ही बनती हैं। चीन बड़ी सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि एक bड़ी आर्थिक शक्ति है। इसलिए किसी भी बड़े देश की कंपनियों के लिए चीन छोड़ने का फैसला आसान भी नहीं होगा। लेकिन यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को इतना सक्षम कैसे बनाया, और इस दौरान उसकी उपलब्धियां क्या रही। चीन 70 वर्षों में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा है। ये चीन की सक्सेस स्टोरी है। चीन का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक अपने देश से गरीबी को पूरी तरह खत्म करना है। पिछले 70 वर्षों में हर 8 साल के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था का आकार दुगना हो जाता है।
वर्ष 2050 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से दुगनी हो जाएगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन ये चमत्कार 2030 से पहले भी कर सकता है। हालांकि चीन को अभी भी एक विकासशील देश ही माना जाता है, लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और इस देश ने यानी चीन ने अमेरिका को पूरी तरह से इस बार एक्सपोज करके रख दिया है। अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर इससे पहले थी वो इस बार बहुत कम हो गई है और दुनिया ने ये देख लिया कि अमेरिका उतना मजबूत भी नहीं जितना कि अपने आप को दिखाता है। ये भी सच है कि चीन ने आर्थिक तरक्की का सफर 70 वर्ष पहले नहीं बल्कि सिर्फ 42 साल पहले शुरू किया था। 1978 में चीन में डेंग जाओपिंग सत्ता में आए और उन्होंने उदारीकरण की शुरुआत की। यानी चीन ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे भारत से 13 वर्ष पहले ही खोल लिए थे। भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर 1991 में शुरू हुआ था और 1978 में चीन की अर्थव्यवस्था सिर्फ 150 बिलियन डॉलर यानी आज के हिसाब से 10 लाख करोड़ रुपए थी। चीन की अर्थव्यवस्था 1997 में बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 73 लाख करोड़ रुपए हो गई और आज चीन की अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना ज्यादा बड़ी है, जिसका आकार करीब 14 ट्रिलियन डॉलर्स का है। यह 1100 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। यह भारत की अर्थव्यवस्था से करीब 5 गुना ज्यादा है। वर्ष 1980 में चीन वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बना था और चीन में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। इसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन आने लगी क्योंकि चीन में लेबर कॉस्ट बहुत कम है। इसलिए चीन कुछ ही वर्षों में दुनिया की फैक्ट्री बन गया। आधुनिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दुनिया की किसी सुपर पावर का संबंध पश्चिम से नहीं है बल्कि पूर्व से है। आज हम आपको चीन के आर्थिक विकास में छिपे खतरों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको यह समझना चाहिए कि चीन ने 40 वर्षों में यह चमत्कार कैसे आखिर हासिल किया था। 1978 तक चीन में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता था। इन मूल्यों में मानवता, ज्ञान, एकजुटता, वफादारी और सही आचरण जैसी बातें शामिल थी। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकारों ने धीरे धीरे इन मूल्यों को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम शुरू किया और इस विकास यात्रा में कुछ मूल्यों को सिरे से भुला भी दिया। ऐतिहासिक तौर पर चीन में हमेशा से शासन करने वालों को बहुत सम्मान दिया जाता रहा है। चीन के संस्कृति के मुताबिक वहां शासक को एक गार्डियन यानी संरक्षक माना जाता है। यानी चीन के पारिवारिक मूल्यों में भी सत्ता का प्रभाव दिखाई देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में सरकार और समाज को एक ही यूनिट माना जाता है। इसलिए वहां की सरकार जब सख्त नियम लागू करती है तो ज्यादातर लोग इनका विरोध नहीं करते, बल्कि ये मान लेते हैं कि ये नियम घर के किसी बड़े ने उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए तय किए हैं। यानी चीन में सत्ता को बहुत शक्तिशाली माना जाता है और उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह भारत के बिल्कुल उल्टा है। कोरोना वायरस के दौर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लिए गए फैसले भी इसी अनुशासन का उदाहरण है। शी जिनपिंग ने खुद को चीन की सत्ता का केंद्र बना लिया है और वो आने वाले कई वर्षों तक चीन के लोगों के इस अनुशासन के दम पर राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं और बने भी रहेंगे। तो ये चीन की कहानी है। आप सबके लिए ये एक अच्छा मौका है जब आप चीन को बहुत अच्छी तरह से समझें। चीन ने क्या अच्छा किया है उसको भी समझना चाहिए और चीन ने कहां गलती की है उसे भी समझना चाहिए। और ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका है जब आप ये देख सकें कि चीन से आप क्या सीख सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी देखें कि आपके अपने देश में आपको कितनी आज़ादी मिली हुई है, कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है। आप भारत में हैं, आप कितने खुश नसीब हैं कि आज आपके पास कुछ भी कहने की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, कुछ भी लिखने की आज़ादी है, आपके पास एक स्वतंत्र मीडिया है। ये सारी बातें चीन में नहीं है।